बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट कर रहे थे, तो उसके ऊपर वीडियो जो पिछली थी वो करप्टेड हो गई किसी कारणवश, तो वो प्रॉपर वे से अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए मैं उसको दोबारा से करवा रहा हूँ। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को देखना ध्यान से कि लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा था लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में देखिए अपने को करना क्या था, एक इक्वेशन दी थी ऐसे N2 + 3H2 और 2NH3। पहले तो आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, अगर बैलेंस नहीं दिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आप याद रखेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। दूसरा काम क्या था, मैंने इनके कुछ कुछ मास ले लिए थे। आज मैं कुछ सिंपल करने के लिए इसको इनके और मास ले लेता हूं। सपोज इसका 84 ग्राम दे रखा है, इसका 10 ग्राम दे रखा है। तो पूछ रहे इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कह रखा है कि 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन and 10 gram of hydrogen react to form ammonia. Which one is limiting reagent? Calculate the amount of ammonia formed. ये बात अपने से इसके अंदर कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि इनके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल निकाले इसके 84 डिवाइड बाय इसका मास कितना होता है 28, इसका कितना है 10। देखिए स्टोक्योमेट्री से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना मास निकालने के लिए, जितना दिया बस उसी से। एक का 1 ग्राम होता है, 2 का कितना हो गया 2 ग्राम हो गया। तो इसके मोल कितने आ गए 3 और इसका मोल कितने आ गए 2 मोल आ गए, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां तक कर लिया था। या इसके मोल निकालने थे वो हमने इसको करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से मोल निकल गए, इसके कितने मोल निकल गए 3 मोल और इसके 2 मोल। यहां तक स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस स्टेप नंबर 1 में क्या क्या आया, इसमें बैलेंसिंग आ गई आपकी, ठीक है ना। इसमें आपने बैलेंस कर लिया। दूसरा आपने नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिए हर किसी के, ठीक है। अब दोबारा फिर से आपने इक्वेशन पे जाना है। इक्वेशन में देखिए यहां पे इसका 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ। यानी कि 1 मोल को कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए 3 मोल चाहिए। यहां पे इसके कितने मोल हैं 3 मोल। तो 3 मोल नाइट्रोजन को कितने चाहिए 3 × 3 कितने हो गए 9 मोल चाहिए, ठीक है ना। यहां तो 3 चाहिए थे, 3 के साथ कितने चाहिए 9 मोल चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के मोल पड़े कितने हैं 2 मोल पड़े हैं। पड़े कितने मोल है 2 मोल पड़े हैं। चाहिए कितने थे 9 मोल, पड़े कितने 2 मोल, ठीक है ना। तो कौन हो गया ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये कौन हो गया अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे जब रिएक्शन के अंदर है। रिएक्शन में जब हम ये देख सकते हैं कौन कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन के अंदर ऐसे ही हम क्या निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 1 मोल के साथ इसका 3 मोल चाहिए, तो इसके 3 मोल के साथ इसके कितने मोल चाहिए 9 मोल। लेकिन पड़े कितने हैं 2 मोल पड़े हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब यहीं से अपने को अमोनिया की अमाउंट निकालनी है कि अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है। यहीं से अमोनिया की अमाउंट निकलेगी कि अमोनिया बनेगा कितना, देखिएगा। यहां से तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, अब निकालना अमोनिया कितना बनेगा। देखिए अब लिमिटिंग रिएजेंट से मैंने आपको बताया था कि अमोनिया की अमाउंट बनेगी। इसके 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं 2 मोल। 3 मोल से कितने मोल 2 मोल। 1 से कितने बनेगा 2/3, ठीक है। और मोल कितने पड़े हैं इसके 2 मोल पड़े हैं, ठीक है ना। 2 मोल से कितने बनेंगे इसके × 2, ठीक है। तो कितने मोल बनेंगे 4/3 मोल ऑफ अमोनिया बनेंगे। ये तो मोल निकला है, लेकिन वो अमाउंट पूछता है कि ग्राम में कितना बनेगा। तो 1 मोल अमोनिया किसके इक्वल होता है, देखिए 1 मोल अमोनिया कितने ग्राम के इक्वल होता है 14 इसका मास और 3 इसका 17 ग्राम के इक्वल होता है। 1 मोल कितने के इक्वल होता है, तो 3/4/3 मोल कितने के इक्वल आएगा 17 × 4/3। तो यहां से ग्राम में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ग्राम में अमाउंट फॉर्म ऑफ अमोनिया निकल जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में। इस तरीके से अमाउंट निकल जाएगी कि अमोनिया कितनी बनी। तो हमने कितने स्टेप किए, पहले तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करना। दूसरा स्टेप हर किसी के नंबर ऑफ मोल निकालना। नंबर ऑफ मोल निकालते हुए जो मास लेना है उसमें स्टोक्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं करनी। फिर रिएक्शन से क्या निकालना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट से अमाउंट किसकी बनेगी,
हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। वो ऐसे ही निकाल के देखना जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी, रिएक्शन करके आपने लिमिटिंग रिएजेंट को करके देखना है। ठीक, तो ये था अपना लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, इसमें ऐसे इसको करना था। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है इसमें एक में क्या दे रखा आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी में एंड एक्सरसाइज में इक्वेशन बैलेंस ही नहीं करके दे रखी, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट में सोल्व कर रखा है। तो इसका 56 किलोग्राम दे रखा है और इसका वहां पे 10 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, और पूछ रहे हैं इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। तो आप 56 किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, 56 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय किससे करेंगे 28 से, नंबर ऑफ मोल निकलाएंगे इसके। फिर इसके नंबर ऑफ मोल 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसके 10 इंटू 10 की पावर क्या 3, क्योंकि किलोग्राम में है। तो इसके मोल कितने निकलाए 2 इंटू 10 की पावर 3, और इसके मोल कितने निकलाए 5 इंटू 10 की पावर 3। तो यहीं पे देख के नहीं कह देना कि इसके मोल कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्शन चली हुई है। ठीक है, तो यहीं से देख के नहीं बोल देना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसमें रिएक्शन करके देखनी है। क्यों, ऊपर मोल अलग है और नीचे भी मोल अलग है, स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है, इस तरीके से इसको करके देखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब ऊपर चलेंगे रिएक्शन में, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कितने मोल हाइड्रोजन के चाहिए 3 मोल चाहिए, और यहां नाइट्रोजन के कितने मोल हैं 2 इंटू में 10 की पावर 3 मोल है। ठीक है, तो इनके साथ कितने चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो कितना आ गया ये 6 इंटू 10 की पावर 3 चाहिए, 6 इंटू 10 की पावर 3 पड़े कितने 5 इंटू 10 की पावर 3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से इन सवाल को करना है। ठीक है, आगे फिर अमोनिया के अमाउंट, इसके 3 मोल से कितने बनते हैं अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। किसके 3 मोल से हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन से अमाउंट निकलेगी अमोनिया की। 1 से कितना बनेगा, ठीक है, और मोल कितने पड़े हैं इसके 5 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको कर देंगे 5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3.3 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ जाएंगे। ठीक है, और 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम, और इतने का करने के लिए इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट के चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल की, तो बड़ा आपको मजा आएगा करते हुए। ठीक है जी, अब आगे करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, आगे 2 सवाल है स्टेटमेंट बेस, स्टेटमेंट बेस। ठीक है, स्टेटमेंट बेस 2 सवाल है उसके अंदर, उनको देखिए कैसे करेंगे स्टेटमेंट बेस सवाल को। जैसे इसमें कह देगा कि आपके पास, हम कैसे करेंगे स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन अगर उसने दे दिया तो हम कैसे सोल्व करेंगे स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन में कुछ भी रिलेशनशिप निकलवा सकता है, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कुछ भी रिलेशनशिप निकाल सकता है। जैसे एक स्टेटमेंट दे दी उसने अपने को ऐसे CaCO3 प्लस 2HCl, और कह दिया कि ये क्या बना रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये इतनी बड़ी इक्वेशन लिख के दे दी, आप इसको देखते ही आप हो जाएंगे कंफ्यूज, इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी मैं कैसे करूं इसको। वो इतना सा कह देगा कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 required to react with 0.75 mole of 25 ml of this solution। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है 100 मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन है 1 लीटर का, उस सॉल्यूशन में 0.75 मोलर HCl पड़ा है। अगर उसका 25 ml ले लें तो जो अमाउंट आएगी, इसकी जो अमाउंट आएगी ग्राम में, उस अमाउंट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिएक्ट करेगा। समझ में मेरी बात, एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का, उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 0.75 मोलर कौन पड़ा है अपने पास HCl पड़ा है। ठीक है, अगर उसका 25 ml ले ले, उस सॉल्यूशन का हिस्सा कितना ले ले 25 ml, तो उसमें से जो HCl का मास निकल के आएगा उसके साथ कितना ग्राम कौन रिएक्ट करेगा CaCO3, ये अपने से पूछना चाह रहे हैं। तो पूरा सॉल्यूशन तो कितने 1000 ml,
और 1000 ml में कितना ले लिया, 0.75 मोल किसके ले लिए, HCl के ले लिए। ठीक है, 0.75 मोल का मीनिंग क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36.5 से, HCl के मास से। तो 1 ml के लिए कितना HCl होगा, 1 ml में 0.75 इंटू 36.5। ठीक है, 25 ml में कितना HCl होगा, ये तो इसके डिवाइड आ जाएगा सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 25। तो यहां से अमाउंट ऑफ HCl आ जाएगी कितने में, 25 ml में। 1000 ml में तो इतनी अमाउंट थी और 25 ml में इतनी आ जाएगी। ठीक है, वो अमाउंट सपोज आ गई, मान लिया 5 ग्राम आ गई, मान लिया। ठीक है, ऐसे मान लिया 5 क्यों, ऐसे मान लिया मैंने 0.684 ग्राम आ गई। ठीक है, इतने ग्राम के आगे HCl की अमाउंट आ गई। ठीक है, कितने मोलर था, इतने मोलर सॉल्यूशन था। ठीक है, 1000 में, तो 25 ml में कितना हो गया, इतने ग्राम हो गया, क्योंकि मोल को किसमें कन्वर्ट कर लिया, अब ग्राम में, क्योंकि अमाउंट तो किसमें चाहिए, ग्राम में। तो ये वॉल्यूम ग्राम वॉल्यूम रिलेशनशिप यानी कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है इसमें। तो यहां से तो अमाउंट निकल के आई है सिर्फ किसकी, HCl की। अब उल्टा स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी कि 2 मोल का मीनिंग क्या है, 70 ग्राम। 70 ग्राम क्यों, 1 मोल का मास 36.5, 2 का लगभग कितना ले लिया मैंने, 73 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो 73 ग्राम HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। 1 के साथ कितना चाहिएगा, डिवाइड बाय 73, और यहां पे कितना है 0.684 ग्राम के साथ 0.684 ग्राम। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 0.9 समथिंग आ जाएगा आंसर आपके पास। तो सवाल देखना आप, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट से पहले। तो उस सवाल में कह रहे हैं कि इतना HCl आपके पास 0.75 मोल। ठीक है, और इसका 25 ml ले लिया हमने, तो 1000 ml का तो ये बनेगा, इसका 25 ml लिया तो 25 ml में ग्राम निकल गया। तो इतने ग्राम HCl के साथ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, बस ये पूछना चाह रहे हैं। यानी कि पहले वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर ग्राम ग्राम रिलेशनशिप निकालना है। 2 रिलेशनशिप निकल गए इसमें, वॉल्यूम से ग्राम, यानी वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और फिर मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, ये 2 रिलेशनशिप निकल गए इसके अंदर। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहे हैं ये इक्वेशन है आपके पास MnO2 प्लस 4HCl और ये जा रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास देखना, बैलेंस है MnCl2, 2 Cl आगे। ठीक है, तो क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है इस इक्वेशन में। पहले स्टेटमेंट इतनी भयानक बना देगा, इतनी डरावनी बना देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें स्टोइकियोमेट्री लगेगी। कह देगा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MnO2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ HCl टू फॉर्म क्लोरीन गैस। अब इतनी भयंकर स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखिए इसमें सिर्फ पूछ क्या रहा है, MnO रिक्वायर्ड, कौन चाहिए, MnO कितने ग्राम के साथ चाहिए, 5 ग्राम के साथ। तो सीधी सी बात है, 4 इसके 4 मोल है, 4 मोल का मीनिंग क्या है, 4 इंटू में 36.5 ग्राम। इतने ग्राम के साथ कितना MnO चाहिए, क्योंकि इसके 4 मोल के साथ 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल का मास तो ये निकल आया। 1 मोल का मास निकालेंगे MnO2 का, मान लिया 147 आ गया। इसको करना 4 20 9, देखना कैसे होगा। इसका मास 4 इंटू में 36.5। ठीक है, और MnO का क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 मोल के साथ इतना मोलर मास, 1 के साथ 4 बाई, और कितने के साथ 5 ग्रामों के साथ।
तो किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि MnO2 ही रिक्वायर कर सकता है, वो HCl भी रिक्वायर कर सकता है। HCl रिक्वायर करेगा तो दूसरे से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे किसका मोलर मास लेंगे, HCl का लेंगे। तो जिसका निकालना वहां पे इसका मोलर मास लेंगे। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का आपको एटॉमिक नंबर दे देगा, मास नंबर दे देगा पेपर में, तो आप वहां से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 25 है, लगभग 73-74 के करीब मास इसका निकल आएगा, ठीक है ना। देखते हैं कितना होगा इसका, 32। तो इसका आएगा अपने पास 55 के करीब मास होता है इसका Mn का, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका मास निकलाएगा वहां पे, तो वो दे देगा इनका मास अगर इससे इसका रिलेशनशिप निकलवाना होगा तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आखिरी कुछ भी नहीं था, बस सीधा इसमें मास मास रिलेशनशिप था कि 5 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा। सपोज इसको उल्टा भी दे सकता है पेपर में। सपोज एनसीईआरटी में ऐसे दे दोगे, मैंने उल्टा ले रखा है, एनसीईआरटी में इसको ऐसे दे रखा होगा कि 5 ग्राम MnO2 के साथ कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, ऐसे भी करवा सकता है। ये तो सिंपल ही, बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें 5 ग्राम के साथ देगी, इसके 87 ग्राम के साथ, क्योंकि 1 मोल है इसका, 1 मोल कितना है 87 के साथ कितना करता है ये, इसके 4 मोल निकालेंगे 36.5। तो 1 के साथ कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 87, और 5 के साथ कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से इनको सोल्व कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है बस, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है इनके अंदर, आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो ये सवाल थे जिसमें स्टोइकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, एक एक सवाल मैंने आपको करवाया है, ठीक है। अब आगे शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपने सिंपल स्पीसीज, एटॉमिक स्पीसीज की रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, ऐसे ZA देखिए ना रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एटॉमिक स्पीसीज की ऐसे, एटॉमिक स्पीसीज की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है ना। ऐसे किसी भी स्पीसीज की एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने 9th क्लास में देखा है। यहां पे उस एलिमेंट के एटॉमिक स्पीसीज की रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लिया सोडियम है, यहां पे उसका एटॉमिक नंबर और यहां पे उसका मास नंबर, सबको पता है। तो यहां पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना, ये पता होगा आपको, ठीक है ना। ये जो आपका है, ये तो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट की एटॉमिक स्पीसीज की। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं कब, जब X क्या हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से जब X पे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और प्रोटॉन कम होते हैं इलेक्ट्रॉन से अगर X पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। ये क्या बनाते हैं, कैटाइंस, और ये क्या बनाते हैं, एनाइंस। तो इस तरीके से कैटाइन एनाइन जनरेट होते हैं, पता होगा आप सबको। मैं जर्नल बात यहां पे क्या करना चाह रहा हूं कि एक एलिमेंट की एटॉमिक फॉर्म की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। वो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। फिर मैं इन बात पे आऊंगा। इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था, गोल्डस्टीन ने उसने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, फिर गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, फिर चैडविक ने किया था, फिर वो कहाँ पे लाई गई, वो सारी बातें मैं आपके साथ एक एक करके करूंगा। लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। इसमें देखिए, जब भी कोई आपकी एटॉमिक स्पीसीज ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 3 ही फंडामेंटल चीजें होती हैं। फंडामेंटल चीजें 3 ही होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और इसका होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27
किलोग्राम। ठीक है जी। इस पे चार्ज होता है -1.62 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है। इस पे चार्ज होता है 1.62 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है। तो ये चार्ज इनके ऊपर चार्ज का रेशियो होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो यहां पे देखिए न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है और बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है। पेपर में सवाल आ सकता है ये नीट के अंदर कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये मास का रेशियो है, मतलब ये मास कोड रहे हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये मास का रेशियो है। या फिर ऐसे करके दे देगा न्यूट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के और ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। तो ऐसे या फिर ऐसे कर देगा न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सभी में रिलेशनशिप वही बता रहा है, सभी के अंदर रिलेशनशिप यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल और सबसे हैवीएस्ट न्यूट्रॉन है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन बन रहा है? ये बन रहा है देखिए कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सच्चाई है, देखिए इतना कम मास है इसका। तो और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग लगभग बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। इसमें बराबर कर दिया, कैंसिल हो गया। इसमें बहुत बड़ा बता दिया, इसमें बिल्कुल ही बड़ा बता दिया और इसका थोड़ा सा बड़ा बता रखा है। तो इस तरीके से भी सवाल आने स्टार्ट हो गए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये थी इनकी पहले रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है। अब देखिए जब हम एटम को दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं, यहां पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कौन फिरता है? इलेक्ट्रॉन फिरता है। ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इनको क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। या इसको न्यूक्लियर पार्ट और इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस पे ऐसे दिखाते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब थोड़ी सी और बेसिक बात करता हूं मैं। तो पता होगा आइसोटोप्स, आइसोबार, दो का ही पता होगा। एक मैं बता रहा हूं आइसोटोन। उसके बाद आइसोटोन के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर इसके बाद आइसोडाइफर्स भी होते हैं, आइसोस्टर भी होते हैं। मैं आइसोस्टर और आपको करवा दूंगा। ठीक है। इनमें से सवाल आता ही आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री में सवाल आता ही आता है इन पे, IIT जेईई में भी। तो आइसोटोप देखिए वो होते हैं जैसे कार्बन का 6, 12, 6, 13, 6, 14, तो इनको आइसोटोप कहा जाता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर आइसोबार में देखिए 6, 14 ये हो गया, आइसोबार हो गई। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सेम एलिमेंट के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? सेम है। यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। अब आइसोटोन में देखिए, आइसोटोन में देखिएगा कार्बन 6, 40 और यहां पे नाइट्रोजन 7, 15। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, इसमें भी कितने न्यूट्रॉन हो गए? 8, इसमें भी कितने हो गए? 8। तो न्यूट्रॉन जिसमें बराबर हो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है। जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और ये किसके पेयर होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर होते हैं और क्वाइट अनस्टेबल हो सकते हैं। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे मेरे पास F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन सेम इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। F में देखिए एटॉमिक नंबर 9, एक नेगेटिव 10 हो गया। एटॉमिक नंबर 8
2 आ गया 10 हो गया। एटॉमिक नंबर 11, 1 माइनस हो गया 10 हो गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो एटॉमिक नंबर में से घटा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे, नेगेटिव जोड़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन घटे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं न्यूट्रल में। ठीक है, अगर प्रोटॉन ज्यादा हुए इलेक्ट्रॉन से तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया वहां पे। मान लिया 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब प्रोटॉन 11 रह गए, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए, एक कम हो गया। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है जी। फिर आते हैं आइसोस्टर। आइसोस्टर वो स्पीसीज होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, सेम, और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो। ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो, बराबर हो। देखिएगा जैसे CO2 एंड N2, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16, 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक नाइट्रोजन में 7, 2 में कितने, 14, और ऑक्सीजन में 8, इसमें भी कितना हो गया, 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर, और एटम भी बराबर। इसमें कितने एटम, 3, इसमें भी कितने एटम, 3। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात है। अब थोड़ा और बेसिक पढ़ लेते हैं, जो आपने पहले सीखा है उसको और हम पढ़ लेते हैं। हमको पढ़ना क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है, और मैटर के साथ इंटरेक्शन और मैटर की लाइट के साथ इंटरेक्शन केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। तो इस चैप्टर में हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे, बेसिकली इंटरेक्शन किसकी, मैटर के साथ और मैटर की एनर्जी के साथ। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, लाइट कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट एनर्जी की लाइट होती है, तो उन्हीं डिफरेंट एनर्जी की लाइट मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे MRI होती है लोगों की, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो करते हैं ब्रेन का। ठीक है, एक्सरे होते हैं, तो क्यों MRI ही वहां पे अप्लाई नहीं होती, क्यों एक्सरे ब्रेन पे क्यों नहीं अप्लाई होते, तो वो इंटरेक्शन हो गया ना मैटर के साथ रेडिएशन का। ठीक है ना, रेडियो वेव, रेडियो सिग्नल रेडियो वेव से ही आते हैं। ठीक है ना, क्यों दूसरे रेडिएशन से नहीं आ सकते। जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है गामा रेडिएशन निकलती है, क्यों निकलती है। ठीक है ना, आई बात समझ में, अल्फा निकलती है, तो वहां पे और सारे क्यों नहीं निकलती, क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ मैटर का एनर्जी के साथ अलग अलग टाइप से अलग अलग है। कोई एक मैटर अलग टाइप से रिएक्ट करता है अलग एनर्जी के साथ, कोई अलग एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो सन से आती है, कैसे आती हैं, ये वेव की फॉर्म में आती है ऐसे। ये किसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह आ रही है, ये बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लाइट की। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी लाइट की। तो पहली थ्योरी जो हम लाइट की पढ़ रहे हैं कि लाइट ऐसे वेव की फॉर्म में आती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जिसको बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा भी होगा आपने क्लास 10th में फिजिक्स में, लाइट का चैप्टर आता है तो वहां पे इसको करवाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और मूव करें थ्रू द लाइट ऑफ प्रोपोगेशन, थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे ये मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन या लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब इस पे चलते हैं तो वो एक वेव बनाते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जी मिलकर क्या बनाते हैं, इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो वेव लाइक नेचर है, वेव की तरह आती है। और ये किसने बताया, मैक्सवेल ने।
ठीक है, कि ये रेडिएशन जो सन से आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे ये ऐसे चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करनी है। ठीक, आई बात समझ में? जैसे कि ये है मेरे पास ऐसे चल रही है, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन सपोज ये बीच में यहाँ पे है, ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है। मान लिया मैंने ये इस साइड मान लिया लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ऐसे ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे। तो ये किसकी तरह चल रहे हैं, वेव की तरह। चल तो ऐसे रहे हैं लेकिन ऐसे चल रहे हैं वेव की तरह ऐसे। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो वेव बना रहे हैं, किसने बताया? मैक्सवेल ने, कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है किसकी तरह आ रही है, वेव की तरह आ रही है। और वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं देखिए वेव के, क्योंकि पहले लाइट का कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं हम, वेव लाइट नेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, मैक्सवेल का क्या मानना था। ठीक है, तो मैक्सवेल जी का ये मानना था कि लाइट तो वेव की टर्म में आती है, ऐसे ऐसे लाइट चलती है। ठीक है, तो जो दो इनको बोलते हैं क्रस्ट, जो प्रोपोगेशन लाइन से ऊपर की तरफ चोटी बनी होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट, जो नीचे बनी होती है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये भी क्या है, क्रस्ट। ऐसे क्या बनेगा, ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेव की एक लेंथ होती है जिसका नाम क्या है, वेवलेंथ, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है वेव का, वेवलेंथ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तीसरी इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। इसके बराबर होती है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम किसको बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से क्या निकला है, ये वेव है, वेलोसिटी का अलग है, वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट होती है v से, और ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा होती है, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू, NUE। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और इसको किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है जी, उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या होगी इसकी, वेव की, तो स्पीड कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, c से, तो c ऐसे आ जाएगा न्यू इंटू में लैम्डा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऐसे वेव नंबर होता है, कितने नंबर ऑफ वेव पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, 1 बाय लैम्डा को उसको लिख देते हैं, क्योंकि पर यूनिट टाइम तो मैंने क्या लिखा है, वेवलेंथ ही लिख रहे हैं। तो वेव नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय लैम्डा से, ये वेव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको आपने मतलब एक बार अच्छे से रीड करना है। ये बेसिक था लाइट के बारे में, फिर मैं बिल्कुल एक बार बेसिक करवाऊंगा, फिर लाइट पढ़ाऊंगा दोबारा फिर से, फिर मैं इंटरेक्शन आपकी करवाना स्टार्ट करवा दूंगा मैटर की एनर्जी के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने जो 6 से अपलोड करके है ना हमने लेक्चर, एक तो थर्ड चैप्टर थर्ड जो लेक्चर है वो नीट के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।